यूनिक स्टडी पॉइंट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी चाणक्य परिस्थितियों के बारे में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1947 से पहले भारत में जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और साक्षरता दर क्या और किस तरह थी। इस वीडियो में आपको दो टॉपिक समझाऊंगा और वीडियो को अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट, व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना होती क्या है? व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है एक देश जिसमें किसी क्षेत्र में लगे हुए लोगों का परसेंटेज व्यावसायिक संरचना कहलाता है। किसी क्षेत्र में लगे हुए लोगों का परसेंटेज व्यावसायिक संरचना कहलाता है। सेकंड टाइम तो इस वीडियो में मैं आपको बुक से पढ़कर समझाऊंगा और अच्छे से वीडियो को पूरा देखें और समझते रहें। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कि औपनिवेशिक शासन काल में, यानी कि कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिशर्स जो थे जब रूल्स करते थे, तो उस टाइम पे क्या था कि जो व्यावसायिक संरचना थी, जो औद्योगिक क्षेत्र था, उसमें जितने परसेंट लोग काम करते थे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया। यानी कि जितने परसेंट, जब सपोज करें कि अगर उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 40% लोग काम करते थे, तो 40% ही लोग लगे हुए थे, उससे ज़्यादा कोई परसेंटेज बढ़ता हुआ नहीं दिखा था उस टाइम पर। आगे चलते हैं। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। अगर करंट और एक कंफर्म डिटेल में आंकड़े बताएं तो 72% लोग जो थे वो कृषि क्षेत्र में काम करते थे। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10% और 15 से 20% लोग जो थे वो काम करते थे, और सर्विस सेक्टर में 15% थे और 18% जो थे वो औद्योगिक क्षेत्र में थे। विनिर्माण क्षेत्र के अंदर लोग काम करते थे। जन समुदाय को रोज़गार मिल पा रहा था। इनसे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे विकास हो रहा था, वैसे वैसे लोगों को रोज़गार की प्राप्ति भी होती जा रही थी। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। यानी कि क्षेत्रीय विषमताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। जैसे कि किसी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र ज़्यादा है, कहीं विनिर्माण उद्योग ज़्यादा है। यानी कि जैसे कहा जाए कि जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, उसमें उस टाइम पे कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। और अगर कहा जाए तो जो गुजरात है, वहाँ पे फैक्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित था। यानी कि इस तरह से कहा जाता है कि ये कंडीशन जो होती है, इसे कहते हैं हम क्षेत्रीय विषमताएं। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल प्रांत के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। यानी कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि क्षेत्र में लोग ज़्यादा संलग्न, यानी कि ज़्यादा लगे हुए थे, जिसमें कमी देखी गई जब सर्विस सेक्टर आया और औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। यानी कि सर्विस सेक्टर और विनिर्माण उद्योग लगातार ग्रोथ करता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में कमी आंकी गई। यानी कि जो ये कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे कृषि गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा की जाती थी। उस टाइम पे देखा गया कि जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत सिकुड़ता जा रहा था, और जो औद्योगिक क्षेत्र था और सर्विस सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी विकास करता जा रहा था। और देखा गया कि पंजाब और राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों में कृषि श्रमिकों की संख्या में बहुत बड़ी तादाद में कमी आई। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधारित संरचना होता क्या है? आधारित संरचना का मतलब होता है कि जो एक देश के
विकास की नींव होती है उसे ही आधारित संरचना कहा जाता है। जो आधारित संरचना है वो दो तरह की होती है, एक होती है आर्थिक आधारित संरचना और दूसरी होती है सामाजिक आधारित संरचना। इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग से इसके ऊपर चैप्टर है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आधारित संरचना औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों यानी बंदरगाहों, जल परिवहन व डाक तारों आदि विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। यानी कि रेलों का विकास या बंदरगाह या जल परिवहन, इन सब का विकास सिर्फ अंग्रेज़ों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए किया गया था, ना कि जन सामान्य यानी कि जनता को कोई फ़ायदा नहीं करना था और ना ही देश की अर्थव्यवस्था को इसका कोई फ़ायदा पहुंचाना इनका उद्देश्य था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय यानी कि उद्देश्य से किए गए थे। यानी कि ये जो भी कार्य थे ये सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव के लिए किए गए थे। ये सिर्फ अंग्रेज़ों का ही उद्देश्य था कि वो अपनी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करें। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी कि जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सड़कें थी वो भी पर्याप्त नहीं थी, उपयुक्त नहीं थी, यानी कि यूजेबल नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि इन सड़कों से सिर्फ उनके जो यूज़ आने वाले सामान थे, जैसे कि एक्सपोर्ट कर दिया खाने पीने का सामान जो कि उनके सैनिकों के लिए होता था, या कभी कभी सेनाओं का आवागमन, इसके लिए सड़कों का यूज़ किया जाता था। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन को सुविधाएं तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। यानी कि इन सड़कों का यूज़ सिर्फ किया जाता था जो कच्चा माल था उसको रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए और बंदरगाहों तक ले जाने के लिए इन सड़कों का यूज़ किया जाता था, और या कभी कभी सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी इन सड़कों का यूज़ किया जाता था। जन सामान्य में इन सड़कों का कोई भी यूज़ नहीं था। देश के भीतर भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन पतन तक पहुंचाने और सहायता करने मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाज़ारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। यानी कि इस तरह बहुत इजी रहता था कि कच्चे माल को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचने में सक्षम सभी मौसम में उपयुक्त होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। यानी कि उस टाइम पे कुछ इस तरह की सड़कें बनाई जाती थी कि जैसे आज की सड़कें जो कि बहुत ही हार्ड है और बहुत ही टाइम तक चल सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी सड़कों का निर्माण किया गया था जो कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इस तरह की सड़कें थी जो कि जिस टाइम पे बारिश आने पर वो सड़कें गायब ही हो जाती थी पूरी। तो इस तरह की कंडीशन थी औपनिवेशिक शासन काल के अंदर। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहता था। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाई के कारण दूभर होता जा रहा था। इसका क्या था कि उस टाइम पे जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें ही सड़कों का अभाव था, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं करवाई जाती थी उस टाइम पर। अंग्रेज़ों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1850 में रेलवे ने फर्स्ट रेल चलाई थी अपनी